हेलो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज अगर जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और जिसमें कुछ ना कुछ मास है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। वाह, दिस मैटर कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये क्या हो सकता है? लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। इसमें कोई किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। देन एग्जांपल ह्यूमन, चेयर, टेबल, एयर, वाटर, इट दीज आर ऑल मैटर। सो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? मैटर को क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ा? देखो, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन। कभी कभी स्टडी करना मैटर को मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज को अगर तुम्हें स्टडी करना हो, अगर में कहीं पे अगर दिक्कत आता है तो हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है? कलेक्टिव स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम क्या कर देते हैं? इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, फिर इनका अलग अलग से इंडिविजुअली इसका स्टडी करके इसका फिर स्टडी किया जाता है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे। वन ऑफ द अर्लीस्ट हाइपोथेसिस टू ट्राई टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड अस वाज पुट बाय एम्पेडोसस। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, याद रखने का उतना जरूरत नहीं है। ये एक हाइपोथेसिस दिया था इन्होंने। पहले के समय में क्या एग्जिस्ट करते थे? फिलोसोफर्स एग्जिस्ट करते थे। पहले वीडियो में भी हमने देख रखा था। तो उस टाइम में जब मैटर का समझने का ट्राई कर रहे थे तो सबसे पहला जो हाइपोथेसिस आया था एक ग्रीक फिलोसोफर ने किया था। उनके हिसाब से एंड ए साइंटिस्ट हु लिव्ड इन द साउथ कोस्ट ऑफ द सिसिली इन बिटवीन 1942 BCE to 432 BC। इस बीच में भी साइंटिस्ट आए थे, तो इन्होंने सब कुछ हाइपोथेसिस किया था। तो इतना कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, उनके थ्योरी के हिसाब से एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, जो कि क्या है? फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। 5 बेसिक एलिमेंट, 4 बेसिक एलिमेंट। फोर बेसिक एलिमेंट्स से लेके क्या बना है? मैटर बना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटर्स आर अफेक्टेड बाय द रेशियो ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। क्या क्या है यहाँ पे? फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। माना जाता था कि कोई भी अगर सब्सटेंस रहा, यहाँ पे इन सबका अलग अलग रेशियो में ये प्रेजेंट होते हैं। मान के चलो एक सब्सटेंस है जहाँ पे फायर है 2%, एवरेज 2 पार्ट में, वाटर है 3 पार्ट में, एयर है 1 पार्ट में और अर्थ है 4 पार्ट में। तो और एक डिफरेंट सब्सटेंस है जहाँ पे फायर एलिमेंट 3 पार्ट में रहेगा, वाटर रहेगा 1 पार्ट में, एयर रहेगा 2 पार्ट में और अर्थ रहेगा 5 पार्ट में। मतलब जो चीज है, जो मैटर है, वो इन्हीं को ही लेके बना है, लेकिन इनका जो प्रोपोर्शन है वो अलग अलग रहेगा। इट वॉज बिलीव दैट स्टोन हैज ए हाई अर्थ कंटेंट। जो स्टोन है उसमें अर्थ का अमाउंट ज्यादा है, जो स्टोन रहेगा उसमें अर्थ का अमाउंट ज्यादा रहेगा। वेयर एज ए बेबी हैड ए वाटर और टू फायर रेशियो। जो बेबी रहेगा उसमें क्या रहेगा? वाटर और फायर का रेशियो होगा, which is made it soft and gave it life. Clear? तो ये हाइपोथेसिस रहा, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। देखो, सबसे पहला लिमिटेशन यहाँ पे, a stone will never be resemble any of the fundamental elements of fire, air, water or earth. Know of how many times it is broken into two. एक स्टोन है, मान के चलो यहाँ पे एक स्टोन है। अब इसको मैं क्या किया? टुकड़ा किया, ये पीस रहा और ये पीस रहा। अब इसको फर्दर में टुकड़ा करना, तो जितना बार तुम टुकड़ा करोगे, क्या ये फायर,
एयर, वाटर और अर्थ, ये सब देगा। चलो मान लीजिए ये अर्थ भी दे रहा है, वाह, मैं और एक स्टोन ले रहा हूँ, जब इसको टुकड़ा करूंगा तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, अर्थ मिलेगा। कह सकते हैं क्या ये अर्थ और ये अर्थ सेम है? क्या ये दोनों सेम होंगे? होंगे ही नहीं। ठीक यही चीज यहाँ पे बोला गया है। अर्थ हैज सेवरल फॉर्म्स ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग ब्लैक सॉइल, रेड डर्ट एंड नंबर एंड नो टू पीसेस ऑफ द स्टोन्स आर सिमिलर। तो ये जो दो पीस है, यहाँ से जो छोटा सा पीस लिया जाएगा और यहाँ से जो पीस लिया जाएगा, ये कभी भी सेम नहीं आएंगे, कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगे। यहाँ पे इसका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स है यहाँ पे कंपोजिशन अलग होगा, यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स है यहाँ पे कंपोजिशन अलग होगा। क्लियर? अब Democritus arrived after a few decades and started that if we continue to cut the stone into smaller pieces and smaller pieces, eventually we would get to a point where a bits were too small to keep were too small to be separated. Democritus referred this infinitesimally particles of matter as atom। तो यहाँ से डेमोक्रिटस ने क्या दिया था, यहाँ पे एटम नाम दिया था, सजेस्ट किया था, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, which stands for indivisible, क्योंकि और डिविजिबल नहीं है। मतलब क्या है, पहले जो माना जा रहा था, जो 4 बेसिक एलिमेंट्स में जो कोई भी चीज बना था, ये पहले माना जाता था, लेकिन डेमोक्रिटस के आने के बाद क्या माना गया, जो कोई भी चीज है ये सब कहाँ से बने, एटम से बने। यहाँ पे एटम का नाम पहली बार आया। He proposed that atoms were different to the material they were composed of, meaning that the stones atom are distinct from those of the other stones। उनके हिसाब से यहाँ पे एक स्टोन है और यहाँ पे दूसरा स्टोन है, तो इसके एटम, इसका जो छोटा पार्टिकल रहेगा और इसका जो छोटा पार्टिकल रहेगा, ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। वाह, अगर डिफरेंट टाइप के मटेरियल ले रहे हो तो यहाँ पे जो उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इन्हीं किसने कहा था, डेमोक्रिटस ने कहा था। और इटालियन में फिर देखो उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आए ये मैटर्स को समझने के लिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे आ रहा है an Italian mathematicians named as Evangelista Torricelli demonstrated that air has some weight in 1643। ईयर्स याद नहीं रखना, नाम भी याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे निकाला गया था बस समझना है। तो उन्होंने क्या क्या बता दिया था कि जो एयर है, एयर में कुछ वजन है, air has some weight, it must therefore be composed of some physical matter। अगर कहीं पे अगर वेट आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो लेके बना होगा। मतलब जो एयर है, एयर में भी क्या है, पार्टिकल्स है। अगर पार्टिकल्स है तो ये क्या हो सकता है, एटम से बना होगा एयर भी। तो अभी के लिए हम ये देख रहे हैं जो मैटर है ये कहाँ से लेके बना है। कोई भी चीज अगर रहा, सब कहाँ से लेके बने, एटम्स से लेके बने हैं, वही चीज हमने यहाँ पे देख रहे हैं। Therefore, to be composed of some physical matters, a Swiss mathematician Daniel Bernoulli, इनका नाम है आपको बर्नौली, then developed a theory that air and other gases consist of tiny particles which were too small to see and are loosely packed in an empty space, empty volume of space। तो उन्होंने क्या कहा, बर्नौली ने क्या कहा, जो एयर है यहाँ पे एक छोटा सा मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ, एक छोटा सा स्पेस ले रहा हूँ, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं, बट ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं ये लूजली बॉन्डेड है एक दूसरे से, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है, बहुत ही कम है। देखो ये चीज लिखा गया है, बर्नौली डेवलप ए थ्योरी दैट एयर एंड अदर गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स हैं which were too small to be seen, जो कि खाली आंख से दिखेगा नहीं,
एंड लूजली पैक्ड इन एन एम्प्टी वॉल्यूम ऑफ स्पेस। ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे और यहाँ पे ये लूजली पैक्ड है। जो पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आता है एरिया और वॉल्यूम। डिफरेंस पता है क्या? एरिया, वॉल्यूम और एक आता है लेंथ। किसी भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहा, वन डी ऑब्जेक्ट रहा, इसका लेंथ को जो मेजर करते हैं क्या होगा? लेंथ ही तो होगा। उसका जो डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक का जो डिस्टेंस 1d अगर रहा तो वहाँ पे हम लेंथ यूज करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। अब एरिया क्या होता है? एक टू डायमेंशनल स्पेस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, टू डायमेंशनल फिगर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, छोटा सा समझो, ये जो अंदर का जो स्पेस रहा इसी को ही हम क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। और वॉल्यूम क्या होगा? इस हिसाब से एक थ्री डायमेंशनल स्पेस जो थ्री डायमेंशनल फिगर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि अभी क्यूब हो गया, क्यूब अगर कुछ भी ले लो, या फिर स्फेरिकल हो गया, इसके अंदर का जो स्पेस है पूरा का पूरा स्पेस जो रहा वो थ्री डायमेंशनल रह रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो इसका ये जो फेस है ये टू डायमेंशनल रह रहा है, तो इसलिए क्या है, इसको क्या कहते हैं? हम सरफेस एरिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? एरिया क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है? टू डायमेंशनल। कहीं पे भी अगर एरिया टर्म आ गया तो रिलेटेड टू 2D रहता है, और कहीं पे अगर वॉल्यूम टर्म आ गया तो रिलेटेड टू 3D। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे वॉल्यूम कह रहा हूँ। ये वॉल्यूम कहा जा रहा है, मतलब ये क्या है? एक थ्री डायमेंशनल चीजों का बात चल रहा है। उसके बाद देखो इन 1773 पे जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड दैट हीटिंग रेड मर्क्यूरी फ्लेक्स। मर्क्यूरी क्लेस को अगर हम गर्म करें तो वहां से लिक्विड मर्क्यूरी फॉर्म हो रहा है और एक ऑड गैस फॉर्म हो रहा है। यहाँ से मर्क्यूरी फॉर्म हो रहा है या फिर मरकरी, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और यहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इंपॉर्टेंट है गैस। द फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लोवेसियर, अगेन इनका नाम याद रखना। अभी तक दो नाम याद रखने को बोला, एक तो लोवेसियर, एंटोनी लोवेसियर, और एक कौन थे? बर्नौली। तो एंटोनी लोवेसियर नेम दिस गैस प्रिस्टले गैस और ऑक्सीजन इन 1778। तो ये जो गैस निकला था इसका नाम क्या दिया गया? ऑक्सीजन नाम दिया गया। ऑल दिस, तो इतना सब कुछ हम पढ़े। ऑल ऑफ दिस लेट्स टू द कंक्लूजन दैट मैटर्स। सबका कंक्लूजन क्या है? मैटर। आवर साइंटिस्ट डिफाइन इट इज द थिंग दैट मेक ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। तो दुनिया का हर एक चीज कहाँ से लेकर बनाए? जैसे मैटर से लेकर बनाए। कोई भी चीज देखो, सब में क्या आ रहा है? कुछ ना कुछ निकल रहा है। बहुत ही छोटी छोटी चीजें आ रही हैं जिनका मास तो हमें नेग्लिजिबल लग रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैटर अगर आ रहा है तो हमें क्या होगा? मास होगा, और ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। ठीक है? भले ही ये मैटर हमें दिखाई नहीं देता हो, हमें पता ना चलता, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो जो मैटर है इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी perceived बाय आवर सेंसेस। जो कि हम महसूस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, उसी को ही हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। तो जो मैटर होगा क्या होगा? इसमें एक मास होगा। मास मतलब किलोग्राम मेजर कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, डिपेंड करता है क्या है। क्या किया? बस स्पेस ऑक्यूपाई किया एंड कैन बी प्रिसाइज्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन। इसको हम क्या कह सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्पेलिंग मिक्सचर रखना। अब ये सेम चीज हम एनर्जी के साथ भी कर सकते हैं। तो मास और एनर्जी में रिलेशन क्या है? क्या हम एनर्जी को सेंस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कहीं पर अगर गर्म कोई भी चीज़ अगर हीट है तो उसके पास अगर हम हाथ लेके जा रहे हैं तो हमारे हाथ में जो रिसेप्टर्स हैं ये सेंस करते हैं कि कहीं पे गर्म हो रहा है। या फिर लाइट को तो हम डायरेक्टली हम देख सकते हैं क्या? कैन वी सी लाइट?
हम कभी भी लाइट को नहीं देख सकते, हम उसके पाथ को देख सकते हैं, है ना। पाथ को देख सकते हो कि यहाँ से ऐसे लाइट गया है, टाइटल इफेक्ट में पढ़ा होगा, या फिर कहीं से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट को हम कभी भी देख नहीं सकते। सो हमारे सेंस ऑर्गन तो एनर्जी को भी डिटेक्ट कर रहा है। तो तो मैटर और एनर्जी में डिफरेंस है क्या, इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है आइंस्टाइन ने जो दिया था। देखो, दिस इज द मास एंड एनर्जी का रिलेशनशिप। Just like matter, we can also feel and perceive effect of the energy. We can see reflection of light. We can feel the heat from the sun. The difference between matter and energy is that matter has mass and occupies space. matter क्या करता है? मैटर का कुछ ना कुछ मास होगा और ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। जो एनर्जी होगा, एनर्जी का नो मास एंड नो नॉट ऑक्युपाइज एनी स्पेस। जो एनर्जी होता है उसमें मास नहीं होता और वो स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करता, वो सिर्फ एनर्जी है। अब एनर्जी और मैटर डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कुछ ना कुछ तो हमारे एक्सपीरियंस से पता चलता है, और कुछ जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, वो रिसर्च करके डिटेक्ट करते हैं। रिसर्च जब करते हैं, साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च करते हैं, उसी चीज़ को उनका काम है, हमारा काम पढ़ना है। When compared to the energy, which has neither mass nor space, both can be precised by our sense organs. Energy is the capacity to do work. Definition पता होगा एनर्जी का, जैसे कि mass can be transferred into energy और vice versa in a nuclear reaction. तो जो मास है, मास एनर्जी में कन्वर्जन होना और एनर्जी मास में कन्वर्जन होना, ये कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। बताया था जब हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि कोई भी एलिमेंट कैसे फॉर्म हो रहा है, कोई भी एटम कैसे फॉर्म हो रहा है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता था, जनरेशन ऑफ एटम ये होता था। दिस इज गिवन बाय आइंस्टाइन इक्वेशन, जो कि क्या है, E = mc²। ये पता होना चाहिए, जहाँ पे E क्या है? एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कितना एनर्जी है, m है मास ऑफ द पार्टिकल, और c क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है। क्लियर? अब थोड़ा सा चलो यहाँ पे बता दो, जब हम पढ़ रहे थे इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था समझने के लिए, हमारे जो टीचर थे बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था। हमें पुराणों के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज है, माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी। तो देखो यहाँ पे क्या था, कोई भी अगर भगवान थे, मान लो यहाँ पे भगवान है, मुकुट वुकुट पहना देते हैं, ये क्या है? मैटर है। कैसे? क्योंकि ये जगह है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, स्पेस था पूरा। अब ये जो जगह है इसमें ऑक्युपाई क्या है? ये जो स्पेस है, देखो ये इनका सर है, ये सर उनका ऑक्युपाई किया है, इनका बॉडी है, ये ऑक्युपाई किया है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो भगवान है यहाँ पे, ये क्या है? एक मैटर है, ये स्पेस ये ऑक्युपाई करे, सिंपल सा बात है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब ये स्पेस है। अब मैं ये पेन को यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये जो जगह है, ये जगह कौन ऑक्युपाई कर रहा है? ये स्टाइलर अभी ये ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया? मैटर, और इसका कुछ ना कुछ वजन है। हाँ, हो सकता है इसका वजन मेरे लिए नेग्लिजिबल है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ वजन है। सो देखो एग्जाम्पल पे आते हैं, भगवान है, अब ये क्या है? मैटर है। ये क्या होता है? एक यहाँ से गायब होके यहाँ पे अपीयर होना, यहाँ से डिसअपीयर होके यहाँ पे अपीयर हो गया। अब ये क्या है? मैटर, बार बार ये क्या है? मैटर। यहाँ से यहाँ तक जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसपोर्ट हुए, किस फॉर्म में गए? एनर्जी के फॉर्म में गए, है ना। गायब हो गया, लाइट के फॉर्म में गए, वहाँ पे अपीयर हो गए। तो
मैटर का कहाँ पे कन्वर्जन हुआ, एनर्जी पे, और एनर्जी का कहाँ पे कन्वर्जन हुआ, मैटर पे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं अभी मैटर पे हूँ, मैं अगर एक बार एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वापस मैं मैटर में कभी कन्वर्ट होकर आ नहीं सकता। हो सकता है? कभी नहीं आ सकता। जैसे कि अगर मैं हूँ यहाँ पे, मुझे जला दो, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया भूत, डार्क एनर्जी जिसको कहते हैं। क्या ये डार्क एनर्जी फर्दर मैटर में कन्वर्ट होता है? नहीं होता। हाँ, तो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। ये सिर्फ कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। तो ये E इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पे और एक चीज पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत बार आता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, पढ़ने से पहले देखो कुछ चीज क्या होता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने से पहले साइंस को अच्छे से तुम्हें ना फिजिक्स के बारे में, एसआई यूनिट्स के बारे में, एसआई यूनिट्स हो गया, या फिर ये एरिया वॉल्यूम, ये इन सब के जो कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स को अच्छे से तुम्हें आना चाहिए। अगर नहीं भी है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तुम यहाँ से देख सकते हो। और हम यहाँ पे, मैं पढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन क्या है, हम सिर्फ केमिस्ट्री का ही बात करेंगे यहाँ पे, दैट्स वाई। चलो ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।